तुम्हारे डाउट्स का डिस्कशन करने से पहले एक दो चीजें सीख लेते पहले। आई थिंक लास्ट टाइम अपन ने ये वाला स्लाइड नहीं सीखा था ना, फ्रैक्शन ऑफ लाइट कमिंग आउट, ये अपन ने स्किप कर दिया था। मैंने तभी तुम्हें बोला था कि अपन इसको बाद में सीखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बता देता हूँ। सॉलिड एंगल, ये कॉन्सेप्ट तुम्हें आगे और भी काफी जगहों पे काम आएगा। नाउ लेट अस सी व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड एंगल। सबको प्लेनार एंगल के बारे में पता है, प्लेनार एंगल थीटा, जिसको मैथ्स में अपन डिफाइन करते हैं। और इसको अपन ने कैसे डिफाइन किया था प्लेनार एंगल को? अगर मैं सर्कल का कोई भी एक आर्क कंसिडर करूं, ये कौन है भाई? A548 यश। ओके, अगर मान लो सर्कल का मैंने कोई भी एक आर्क लिया, सब लोग अपना प्लीज वीडियो ऑफ रखो यार। इस आर्क का लेंथ अगर मैं L मान लूं और सर्कल का रेडियस R और एंगल थीटा, यहाँ पे थीटा जो है वो प्लेनर एंगल है क्योंकि वो इसी प्लेन में फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे बताओ L, R और थीटा, इन तीनों में क्या रिलेशन होगा? L इक्वल्स टू R थीटा, राइट? L is equal to R theta. और रेडियंस में अपन थीटा को L अपॉन R इस तरीके से डिफाइन करते हैं। इसको अपन बोलते हैं प्लेनर एंगल। इसी को कोरिलेट करते हुए नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड एंगल। यहाँ पे सर्कल के बजाय एक स्फीयर लेंगे अपन। ये सर्कल था और ये स्फीयर है, और स्फीयर के सरफेस पे इंस्टेड ऑफ लेंथ मैं एक छोटा सा एरिया ले सकता हूँ। 3D में वो कुछ एरिया ऐसे भी दिखाई दे सकता है अपन को। ये विजुअलाइज कर पा रहे हो? स्फीयर के सरफेस पे इंस्टेड ऑफ टेकिंग लेंथ L, मैंने एक एरिया ले लिया इस पे। लेट्स से द एरिया इज DS। और ये जो एरिया है स्फीयर का, उसको अगर मैं सेंटर से ज्वाइन करवा दूं, तो देखो 3D में वो एक कोन के तरह सेंटर पे एक एंगल सबटेंड करेगा। बट ये प्लेनर एंगल नहीं होगा, ये 3D में एक बड़ा सा एंगल बनेगा जैसे कोन के वर्टेक्स पे बनता है। कोन को विजुअलाइज करो। अगर मान लो ये कोन है, तो इसका जो कर्व सरफेस है, वो यहाँ पे जो एंगल बनाता है ना, दैट इज नॉट प्लेनर एंगल, उसको अपन सॉलिड एंगल नाम देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं अज्यूम करूँ कि सॉलिड एंगल इज डिफाइंड बाय ओमेगा, और ये एरिया जो है DS, वो अगर सेंटर पे ओमेगा सॉलिड एंगल बना रहा है, तो सॉलिड एंगल को अपन कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे प्लेनर एंगल को अपन ने L अपॉन R डिफाइन किया था, सॉलिड एंगल को L के बदले में एरिया ले लूंगा, एरिया अपॉन, और R के बदले R स्क्वायर, R के बदले R स्क्वायर। और इसका जो यूनिट्स होता है दैट इज स्टेरेडियंस। प्लेनर एंगल का जैसे रेडियंस होता है वैसे सॉलिड एंगल का स्टेरेडियंस। यहाँ पे R square क्यों लिया? उसको डिफाइन नहीं वैसे किया जैसे यहाँ पे L अपॉन R डिफाइन करते हैं ना। मैं चाहता हूँ कि इसका कुछ डायमेंशन ना हो, ये एक रेशियो की तरह बिहेव करे। इन सारे एंगल्स का कोई डायमेंशन होता है क्या? मीटर अपॉन मीटर यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, और यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर Yes अपॉन sir. मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। Cancel. Yes sir. प्लेनर एंगल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? पूरा का पूरा सर्कल कितना एंगल सबटेंड करेगा मैक्सिमम सेंटर पे? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा पूरे सर्कल का कितना होता है? 2 पाई। तो उसी लॉजिक से मुझे बताओ यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा कितना होगा? पूरे स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना होगा सेंटर पे? व्हाट इज एरिया ऑफ एंटायर स्फीयर? 4 पाई R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो पूरा का पूरा जो स्फीयर है वो सेंटर पे 4 पाई सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा, राइट? ये बात समझ में आ रही है सबको? सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, कैसे डिफाइन किया है अपन ने? देखो इसमें और कुछ फॉर्मूलेस तुम्हें पता होने चाहिए। आखिर में क्या लिखा सर? मैक्सिमम वो वाला नहीं समझा। मैक्सिमम सॉलिड एंगल पूरे स्फीयर का, फॉर एंटायर स्फीयर, पूरा का पूरा स्फीयर सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा? 4 पाई R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। जिस तरीके से पूरा सर्कल सेंटर पे 2 पाई प्लेनर एंगल सबटेंड करता है, उसी तरीके से पूरा स्फीयर सर 548 यश कर रहा है।
हाँ वो पहले से परेशान कर रहा था, उसको निकाल दिया मैंने, ठीक है। अभी समझ में आया? सर जैसे कौन था? 548 यश था, उसको लेना मत अंदर, उसको रहने दो वेटिंग रूम में। पूरा का पूरा जो स्पीयर है वो कितना एंगल सबटेंड करेगा? 4 पाई। समझा अभी ये कॉन्सेप्ट मैक्सिमम सॉलिड एंगल का? यस सर। ओके। देखो अभी एक और चीज, आई एम डिराइविंग अ रिलेशन, डिराइव नहीं कर रहा हूँ मैं, खाली फॉर्मूला लिख रहा हूँ। रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेनार एंगल। मान लो एक कोन है और कोन का ये वाला जो एंगल है थीटा, ये कौन से कैटेगरी में होगा? प्लेनार एंगल या सॉलिड एंगल, जिसको अपन सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं? प्लेनार। ये प्लेनार वाला एंगल है, सेमी वर्टिकल प्लेनार एंगल। और इसके वर्टेक्स पे एक और सॉलिड एंगल भी फॉर्म हो रहा होगा, जिसको मैं ओमेगा बोल सकता। सॉलिड एंगल फॉर्म्ड एट वर्टेक्स। तो इन दोनों में रिलेशन तुम्हें याद होना चाहिए। सॉलिड एंगल ओमेगा इज गिवन बाय 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? सॉरी, थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? अगर थीटा 0 हो गया तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा, और उसके इसमें सॉलिड एंगल 0 हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, अगर थीटा 0 होगा तो कोई सरफेस बन ही नहीं रहा होगा। और थीटा अगर पाई हो गया, इफ थीटा इज पाई, उस केस में कॉस थीटा -1 हो जाएगा और सॉलिड एंगल 4 पाई बन जाएगा उस केस में। ठीक है, ये रिजल्ट याद रखो। सॉलिड एंगल इज गिवन बाय 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। सर ये आपने डिराइव किया क्या? डिराइव नहीं किया, डेरिवेशन बाद में देख लेना, अभी रिक्वायर्ड नहीं है। ये सारी चीजें तुम बाद में भी पढ़ोगे 12th में, अभी के लिए खाली ये रिलेशन याद रखो। सर थीटा इज इक्वल टू पाई मैक्स है। थीटा इक्वल्स टू पाई जो आपने यहाँ पे पुट करके देखा है वो। हाँ, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पाई होगी ना, तभी वो कोन बन पाएगा। हाँ हाँ ओके कोन सर। बनाने के लिए थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पाई हो सकती है ना। यस सर यस सर। ओके, तो ये खाली रिलेशन याद रखो। इसका डेरिवेशन वगैरह इस स्टेज में मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इट्स बेटर कि तुम इसका डेरिवेशन जब दूसरे टॉपिक्स पढ़ लो, जैसे सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, उसमें एलिमेंट्स लेके इंटीग्रेशन कैसे करना है, इससे जब तुम कंफर्टेबल हो जाओगे उसके बाद तुम इसका डेरिवेशन देख सकते हो। अभी के लिए एज अ रिजल्ट खाली इसको मेमोराइज कर लो, ठीक है। किसी को भी डाउट है इस कॉन्सेप्ट में? सॉलिड एंगल समझ में आ गया? ओके, चलो आगे बढ़ते। अभी ये वाला सिचुएशन देखो, ये वाला सिचुएशन अपन ने लास्ट टाइम भी देखा था। शुभम कुछ पूछना है बेटा? सर डाउट है सर। हाँ बताओ, क्या डाउट है? उधर जो भी अभी बॉक्स किया है वो उस सब का हम लोग को रिजल्ट याद रखना है। यस, जो भी बॉक्स किया हुआ है वो रिजल्ट याद रखना है। ये वाला जो बॉक्स है ये तो सॉलिड एंगल का डेफिनेशन है, और ये वाला जो बॉक्स है वो सॉलिड एंगल और प्लेनार एंगल में रिलेशन, ये तुम्हें याद रखना है। और ये तो तुम्हें पता था पहले से, ये तो तुम्हें पहले से पता था, राइट? सर ओके। सर थीटा थोड़ा पाई से कम रहेगा तभी बनेगा ना कोन, मतलब। हाँ मतलब पाई जो है वो एक्सट्रीम केस हो गया, हाँ ओके सर। कोन का एक्सट्रीम केस पाई बन जाएगा, ठीक है। अपन ने क्रिटिकल एंगल के बारे में बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे, अपन ने काफी डिस्कशन भी किया था। तो वैसा एक सिचुएशन देखो इधर, मान लो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे रखा हुआ है, और ये जो मैं ब्लू में मार्क कर रहा हूँ दैट इज द इंटरफेस, इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम्स। इसको म्यू मान लेते और इसको 1 मान लेते। और हमने सीखा था कि जो भी रेस क्रिटिकल एंगल पे ट्रेवल करेगी उसके बियॉन्ड रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ये जो मैंने रेड कलर में 2 रेस बनाई है, सारे के सारे रेस इसके बीच में से ही बाहर निकल पा रहे होंगे क्या? इसके बियॉन्ड कोई भी रेस बाहर आ पाएगी? नहीं, वो TIR परफॉर्म करेंगे, राइट, इसके बियॉन्ड। अभी के लिए सर्कल को भूल जाओ, सर्कल अपन बाद में ड्रॉ कर रहे। ऐसे इमेजिन करो कि जो भी रेस इसके बाहर जाएगी वो TIR कर जाएगी, वो बाहर नहीं आ पाएगी, राइट। एंड सर्कल आई एम जस्ट ड्राइंग फॉर अवर कन्वीनियंस, इसको एक कंस्ट्रक्शन की तरह मान लो। ओरिजिनल सिस्टम में सर्कल नहीं था, देयर वाज ओनली टू मीडियम सेपरेटेड बाय एन इंटरफेस। सर्कल को मैं अपने कन्वीनियंस के लिए बना रहा हूँ,
और यहाँ पे अपन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सोर्स से, दिस इज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, तो इस सोर्स से कितना फ्रैक्शन ऑफ लाइट बाहर निकल पाएगा, ये अपन फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो अगर मैं मान के चलूँ कि सोर्स जो है, सोर्स ने टोटल पावर P बाहर भेजा, टोटल पावर P बाहर भेजा, तो मुझे बताओ ये जो पावर है वो खाली किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे कन्फाइंड होगा कि यूनिफॉर्मली चारों डायरेक्शन में जाएगा? पॉइंट सोर्स, तो चारों डायरेक्शन में पावर भेज रहा होगा, राइट? तो अभी अपने रेफरेंस के लिए अगर मैं एक स्पीयर बनाता हूँ, तुम ये विजुअलाइज कर पा रहे हो, स्पीयर के सारे पॉइंट्स पे सोर्स ने जो भी टोटल पावर P भेजा होगा वो स्पीयर के सारे पॉइंट्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, राइट? एक सेकेंड, यस। तो अगर मुझे पता लगाना है कि कितना फ्रैक्शन बाहर जा पा रहा है, तो तुम देख पा रहे हो बाहर जाने वाला जो फ्रैक्शन है वो इस पर्टिकुलर स्पीयर के पार्ट से जा रहा होगा, और यहाँ पे अगर मैं एक रेफरेंस के लिए वर्टिकल लाइन बना दूं, यहाँ पे सेमी वर्टिकल एंगल कितना होगा? थीटा सी, क्रिटिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल जो होगा वो थीटा सी होगा। तो ये जो येलो वाला पार्ट है स्पीयर का, वो सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा होगा, ये भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं एज पर द फॉर्मूला 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा सी। मुझे बताओ जो पावर P था, अगर मैं तुमसे कहूँ कि पावर P पूरे स्पीयर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो मतलब वो कितने सॉलिड एंगल पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था पावर P? 4 पाई, 4 पाई। राइट? तो जो ओमेगा वाला सॉलिड एंगल है येलो वाला, उसमें कितना पावर आएगा उसको मैं x मान सकता हूँ, और यूनिटरी मेथड से अपन x निकाल सकते हैं, x अपॉन P इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 4 पाई। तो अगर स्पीयर ने टोटल पावर P भेजा, तो येलो वाले रीजन से जो पावर बाहर आ पाएगा उसका फ्रैक्शन यही होगा ना, x अपॉन P, ओमेगा अपॉन 4 पाई। एंड ओमेगा अपॉन 4 पाई मतलब ओमेगा के बदले 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा सी लिख दो, डिवाइडेड बाय 4 पाई। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन ऑफ पावर जो बाहर आ पाएगा। शुभम बताओ क्या डाउट है? 4 पाई कैसे आया, नहीं समझा। अपन ने डिफाइन किया था ना, इधर पूरा स्फीयर जो है वो 4 पाई एंगल सबटेंड करेगा ना, हाँ सॉरी सर, समझ गया। बस वही अप्लाई कर। तो यहाँ पे भी जो पावर P है टोटल, वो 4 पाई में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो ओमेगा वाले पार्ट पे जो येलो वाला पार्ट अपन बना रहे, उसका सॉलिड एंगल मैंने ओमेगा मान लिया, तो उसका अगर मैं सॉलिड एंगल ओमेगा मान रहा हूँ तो उसमें जो पावर आएगा x, उसको अपन यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं ना इस तरीके से। और कॉस थीटा से कैसे निकालेंगे? अपन को ऑलरेडी पता है कि साइन थीटा सी, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज 1 अपॉन म्यू। तो कॉस थीटा सी को मैं 1 अपॉन म्यू का स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू का स्क्वायर, इसका अंडर रूट लिख सकता हूँ। कॉस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर का अंडर रूट, और ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो तो तुम्हें फ्रैक्शन मिल जाएगा ये वाला। सबको समझा ये कॉन्सेप्ट सॉलिड एंगल का? एक बार रिपीट कर दो ना। देख एक बार वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ। देख बेसिकली अपना सिचुएशन क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, और पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट जो है वो चारों तरफ इक्वल डायरेक्शन, उसके लिए सारे डायरेक्शन इक्वली रहेंगे ना, सिमेट्रिकल रहेंगे, तो सब जगह वो लाइट रेस एमिट करने वाला। तो अगर मैं किसी भी r डिस्टेंस की दूरी पर एक स्फीयर बना दूं, अगर मान ले इस सोर्स ने टोटल 100 रेज भेजे होंगे, ऐसे इमेजिन करके टोटल 100 नंबर ऑफ रेज भेजे, तो वो 100 रेज इस पूरे स्फीयर पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ना, इक्वली बाहर आ रहे होंगे। तो वैसे ही नंबर ऑफ रेज की वजह मैं पावर नाम दे रहा हूँ, अगर इसने पावर P भेजा होगा तो पावर पूरे स्फीयर पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर मुझे पता लगाना है कि स्फीयर के इतने पार्ट से कितना फ्रैक्शन आ रहा होगा, तो मुझे खाली ये पता लगाना है ना कि वो कितना सॉलिड एंगल बनाएगा। जैसे सर्कल के केस में अगर मुझे आर्क का मास निकालना है, मान लो एक आर्क है जिसका लेंथ है L, पूरे सर्कल का मास m है, और ये आर्क सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो इसका जो मास है, आर्क का जो मास है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? m is the mass for entire circle, तो m upon 2 pi is the mass per unit planar angle into theta, इसको मैं मास ऑफ द आर्क लिख सकता हूँ।
ये समझ में आया? इसको रिलेट कर पा रहे हो सब लोग? अगर पूरे सर्कल का मास m है और पूरा सर्कल 2 पाई एंगल बना रहा है, तो थीटा एंगल बनाने वाले आर्क का जो मास है वो ये हो जाएगा। वैसे ही Yes, अगर sir. पूरे स्फीयर में से पावर p जा रहा है, तो ओमेगा सॉलिड एंगल सबटेंड करने वाले पार्ट में से पावर कितना जा रहा होगा? ओमेगा अपॉन 4 पाई टाइम्स p, राइट? अभी के लिए खाली इतना समझ लो, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं आएगा। आगे अगर आएगा तो तुम आगे सीख लोगे दूसरे चैप्टर्स में, ठीक है? सर ये मास वाला नहीं समझा सर, वो पावर वाला समझा था। देख, मैं तुझे बोल रहा हूँ कि अगर ये पूरे सर्कल का एक सर्कुलर वायर है, पूरे सर्कल का अगर मास m है, तो जो सर्कल का पार्ट होगा, ये वाला आर्क जो सेंटर में थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, उसका मास कितना होगा? m मास मतलब पूरे सर्कल का, मतलब पूरा सर्कल सेंटर पे 2 पाई एंगल सबटेंड कर रहा होगा, तो थीटा एंगल सबटेंड करने वाले पार्ट का जो मास है x, उसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, m is the mass for 2 pi angle, तो m upon 2 pi is mass per unit angle into theta will be the mass for theta angle, यस सर समझा। ठीक है? ओके, ये एग्जांपल्स अपन ने लास्ट टाइम कर लिए थे। एक और नया एग्जांपल देखो, यहाँ पे तुम्हारा TIR वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। देखो इस एग्जांपल में एक यू शेप्ड ट्यूब दिया हुआ है और ट्यूब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ओके? और ए वाले रीजन में से कुछ रेज अंदर एंटर कर रही, और पूछा गया सवाल में व्हाट इज द कंडीशन, फाइंड द कंडीशन सो दैट द रे इंसिडेंट नॉर्मली एट फेस ए विल इवेंचुअली कम आउट ऑफ फेस बी। मतलब जो भी रेज यहाँ पे एंटर कर रही, वो यहाँ पे एंटर करने के बाद बी से बाहर निकलनी चाहिए। तो अगर इन रेज को बी से बाहर निकलना है, तो जब ये रेज ऊपर वाले सरफेस पे हिट करेगी, वहां पे रिफ्रैक्शन होना चाहिए कि TIR? TIR, क्योंकि अगर यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा तो इसी रीजन से बाहर निकल जाती। TIR होगा तभी रेज अंदर ही कन्फाइंड होगी और वो बी से बाहर आ पाएगी, राइट? तो देखो यहाँ पे मैं दो एक्सट्रीम रेज बना रहा हूँ। मान लो एक रे को मैं लेफ्ट मोस्ट एक्सट्रीम से हिट करवा रहा हूँ, और दूसरा जो रे है उसको मैं राइट मोस्ट एक्सट्रीम से हिट करवा रहा हूँ, ओके? ये दोनों रेस कौन कौन से पॉइंट पे इंसिडेंट है? पहली जो रे है वो पॉइंट, लेट्स से पॉइंट ए पे इंसिडेंट है, और दूसरी जो रे है वो पॉइंट बी पे इंसिडेंट है, ओके? और दोनों सर्कुलर जो फेसेस है उसका एक कॉमन सेंटर सी मान लेते। तो सरफेस पे जो भी नॉर्मल होगा वो सेंटर सी पास करेगा। जो रेड वाली रे है, कहने से उसके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो नॉर्मल होगा वो ये होगा रेड वाली रे के लिए, और जो ब्लू वाली रे है उसके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो नॉर्मल होगा वो ये होगा। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो ए पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ये वाला एंगल होगा, जिसको मैं I1 नाम दे देता हूँ। डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ मैं, देखो आई होप सब लोग अभी क्लियरली देख पा रहे। ए पे जो एंगल है इसको मैं I1 नाम दे रहा हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और बी पे जो एंगल है इसको मैं I2 नाम दे रहा हूँ। क्या लगता है दोनों में से कौन सा एंगल बड़ा होगा, I1 या I2? I1 I1 सर, बड़ा ये है। डॉटेड लाइन क्या है? डॉटेड लाइन जो है वो नॉर्मल से, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल, ओके सर। समझा? तो यहाँ सर पे I1 या I2 कौन बड़ा है वो कैसे आपने बोला? डायग्राम से देख, कौन सा नॉर्मल इंसिडेंट रे की तरफ बेंड है ज्यादा, I2 वाला ना, तो I2 कम होगा ना, हाँ सर समझ हाँ गया। सर, I1 बड़ा हो। I1 बड़ा होगा, राइट? और मुझे बताओ TIR होने के लिए क्या बेटर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का बड़ा होना या छोटा होना? बड़ा होना। बड़ा होना। TIR होने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। तो इन दोनों I1 और I2 में से मुझे कौन से I को C से बड़ा एंश्योर करवाना पड़ेगा जिससे दूसरा वाला अपने आप हो जाएगा? I2। तो अगर मैं ये एंश्योर कर दूं somehow that I2 should be more than C,
अगर ये कंडीशन को मैं इम्पोज कर दूं तो I1 और बाकी सारे इंसिडेंट रेस तो अपने आप C से बड़ी होकर TIR कर जाएगी, तो कोई भी Yes, रे sir. इस वाले सर्फ A से B वाले सर्फेस से बाहर आ ही नहीं पाएगी और वो मल्टीपल टाइम TIR करके B से ही बाहर आ जाएगी। तो अपन को बस I2 मोर देन C इम्पोज करना। और ट्राइंगल को एक ऑब्जर्व करो, देखो एक ट्राइंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इधर, ट्राइंगल BC और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना दो, ट्राइंगल BCD। इस ट्राइंगल में देखो साइन ऑफ I2 कितना है, साइन ऑफ I2 मतलब ऑपोजिट CD अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन BC, और CD जो है वो छोटे वाले सर्कल का रेडियस होगा जिसको R बोला गया, छोटा वाला जो सर्कल है उसका रेडियस R है, राइट। एंड BC मतलब बड़े वाले सर्कल का रेडियस, और उसको मैं R प्लस D बोल सकता हूँ क्योंकि थिकनेस D दिया हुआ। तो साइन ऑफ I2 विल बी R अपॉन R प्लस D, राइट। ये मुझे साइन ऑफ I2 की वैल्यू मिल गई, और मेरे पास एक और कंडीशन है दैट I2 शुड बी मोर देन C। तो इस कंडीशन के LHS और RHS में मुझे क्या अप्लाई करना चाहिए, साइन साइन अप्लाई कर दो। तो साइन ऑफ I2 शुड बी मोर देन साइन ऑफ C आ जाएगा। साइन ऑफ R2 मतलब R अपॉन R प्लस D, और साइन ऑफ C का भी फॉर्मूला अपन को पता है, क्रिटिकल एंगल 1 अपॉन म्यू म्यू, एरर अपॉन 1 by म्यू डेंस। करेक्ट, म्यू एरर अपॉन म्यू डेंस, वेरी गुड। इस केस में एरर मतलब 1 एंड डेंसर मतलब म्यू, तो ये अपना Yes. फाइनल आंसर हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर TIR। शुभम बताओ क्या डाउट है, कुछ डाउट है किसी को, पूछ लो। सर वैसे डाउट नहीं सर, बट ऐसा लॉजिकल थिंकिंग जब हम खुद ट्राई करते हैं तो होता नहीं ऐसे जल्दी। देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो इट्स ओके, अभी इट्स अ लर्निंग फेज फॉर यू, राइट। यस सर। जब लर्निंग फेज होता है ना तब तुम नए नए तरीके के एग्जांपल्स देखते हो फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम पे सोल्यूशन नहीं आना बहुत ही नॉर्मल है, काफी लोगों को नहीं आता वो, तो उससे डिस्करेज नहीं होना, उससे सीखो सच दैट नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा टाइप का एग्जांपल आया तो नेक्स्ट टाइम तो तुम कर पाओगे ना। इसीलिए मैं जब भी तुम्हें रिवीजन क्वेश्चंस देता हूँ ना, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि तुम उसको कम से कम टाइम में करो, वहाँ पे टाइम लिमिट लगाने की जरूरत ही नहीं, उसको अपने आप आराम से सोच के करो। नहीं आ रहा है तो भी सोल्यूशन देख लो, मैं जो सोल्यूशन भेजता हूँ या अपना जो भी डिस्कशन होता है वो देख लो, इट्स ओके, ठीक है। बाद में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट तुम्हें दिखाई देगी। जेहान, सर सिर्फ कंफर्म करना है, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 42 डिग्रीज राइट? नहीं, फिक्स थोड़ी होती है, वो तो सरफेस पे डिपेंड करेगा ना, मीडियम्स पे डिपेंड करेगा। ये कहाँ से आ गया 42 डिग्री? क्रिटिकल एंगल is defined for two mediums and it is given by rarer upon denser, mu rarer upon mu denser, this is sin of C। ओके सर। ठीक है शुभम, तुम्हें कुछ पूछना है? समझ में आ गया सबको ये एग्जांपल? सर अभी TIR होने के बाद सब इंटरनल रिफ्लेक्शंस ही होंगे? हाँ, TIR होने के बाद सब इंटरनल रिफ्लेक्शंस होंगे। एक बार अपन ने रिफ्लेक्शन एंसर कर दिया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो सेम होंगे ना। हाँ यस सर, यस। मल्टीपल टाइम्स वो रिफ्लेक्ट करके बाहर आ जाएगा। तुम लोग ने एक और टर्म सुना होगा जिसको अपन बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स, उसका जो वर्किंग है वो भी इसी प्रिंसिपल में होता है। बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर्स का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है ना वो बहुत ही हाई होता है, और वो कोई भी एक रैंडम शेप के हो सकते हैं, काफी फ्लेक्सिबल होते हैं ये। इसका जो यूज है, मान लो ये एक ऑप्टिकल फाइबर है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मान लो, और यहाँ पे ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जेक्ट से जब भी कोई रेस ऑप्टिकल फाइबर में एंटर करेगी, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बहुत ही ज्यादा है, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल 1 अपॉन म्यू, क्रिटिकल एंगल बहुत ही कम होगा, मतलब ऑलमोस्ट सारी की सारी जो इंसिडेंट रेज है वो TIR कर जाएगी, और अंदर मल्टीपल टाइम्स TIR करके वो यहाँ से फाइनली बाहर आ जाएगी। तो जो ऑब्जर्वर है इस ट्यूब के इरेगुलर शेप होने के बावजूद वो इस ऑब्जेक्ट को देख पाएगा। ओके, तो ये इसका एप्लीकेशन है, समझ में आया? इसमें भी TIR का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। ये अपन ने लास्ट टाइम कर लिया था। यस सर। इसके डाउट्स होंगे तो मुझे बाद में पूछना लेक्चर के सेकेंड हाफ में। सर एग्जांपल में डाउट, एग्जांपल्स कर लेते हैं, मैंने जो तुम लोग को होमवर्क दिया था एग्जांपल्स, ये वाला एग्जांपल मैंने कर लिया था लास्ट टाइम या बाकी है? नो सर। नो सर बाकी है। ये कर लेते हैं अभी। देखो सबको स्फेरिकल रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला याद है ना?
लास्ट टाइम अपन ने डिराइव किया था स्फेरिकल रिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला n2/v। सर ये तो किया हुआ है ना सर, ये तो सर ये शायद नहीं सर, नहीं किया। हाँ ये शायद हाँ मैंने सर ये दूसरे- किया था पर ये डायग्राम नहीं था बस उधर, आपने खुद ना बनाया था डायग्राम। अच्छा मैंने खुद से बनाया था, ओके। तो ये बट कर लिया था ना अपन ने क्लास में। Yes, sir. यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बाद में पूछ लो, पहले मैं दूसरे एग्जांपल्स कर लेता जो अपन ने नहीं किए थे। व्हाट अबाउट दिस, ये बाकी है। Yes, sir. बाकी है। हाँ ये कर सर दो। बाकी है। रुको मैं ये पहले का जो लिखा हुआ सोल्यूशन है उसको मिटा देता हूँ, अपन इसको स्टार्टिंग से सोच के ही करते। सबने एक बार खुद से ट्राई किया, Yes, sir. देख लो आंसर 13.5 आ रहा है कि नहीं फाइनल। देखो इन सारे क्वेश्चंस में तुम्हें बस स्फीयरिकल रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना है विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो वही अपन सीखने वाले हैं अभी। ये पहले का जो लिखा हुआ है सब मैं मिटा देता हूँ। ओके देखो सवाल में क्या दिया, एक ग्लास को रखा हुआ है पानी के अंदर, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5 और पानी का 4/3। स्फीयरिकल ग्लास है जिसका रेडियस 5 दिया हुआ है और ग्लास के अंदर एक बबल है पॉइंट O पे। बबल को ऑब्जेक्ट की तरह मान लो और इसका डिस्टेंस ग्लास के सरफेस के नीचे, ये वाला जो डिस्टेंस है वो 7.5 सेंटीमीटर। The sphere is placed inside water such that the top of the glass surface is 10 centimeters below। ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और अपन से पूछा है कि जब कोई ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा तो उसको बबल मतलब जो ऑब्जेक्ट O है उसका डेप्थ कितना दिखाई देगा। और डेप्थ मतलब अपन सरफेस ही मेजर करेंगे ना, मतलब इनडायरेक्टली सरफेस ही वो लोग डिस्टेंस पूछ रहे फाइनल इमेज को। तो मुझे बताओ फाइनल इमेज बनने से पहले कितने बार रिफ्रैक्शन होगा जब रेस O से ऑब्जर्वर की तरफ ट्रैवल करेगी, कितने बार दो रिफ्रैक्ट बार। करके पहुंचेगा? 2 बार। दो फर्स्ट रिफ्रैक्शन जो होगा, कैन यू सी दैट इट विल हैपन एट द स्फीयरिकल सरफेस, स्फीयरिकल ग्लास वाटर इंटरफेस। और क्योंकि रेस ऊपर ट्रैवल कर रही, अपन अपवर्ड्स को पॉजिटिव मान लेंगे और डाउनवर्ड्स को नेगेटिव। और इस कन्वेंशन के हिसाब से जो पहला रिफ्रैक्शन होगा उसके लिए अपन u क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, प्लस Minus 7.5 या माइनस 7.5? Minus Plus- 7.5. माइनस 7.5 सेंटीमीटर। और जो इंटरफेस है जहाँ पे फर्स्ट रिफ्रैक्शन हो रहा है ये वाला, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो नीचे की तरफ लाई कर रहा है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अपन -5 ले लेंगे। हाँ सर। इसके लिए n2 मतलब वाटर 4/3 सर रेस। हाँ बताओ। सर आपने अभी तक किया सर, क्या किया ये क्वेश्चन? वैसे मैं एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था सर स्टार्टिंग में। मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, मैं बस कंडीशंस देख रहा हूँ सवाल की। ओके सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब इमेज बनेगा, इमेज बनने से पहले 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। हाँ सर ये तो ये समझ में आ गया था ये सर, ये सर। हाँ बस वही अपन कर रहे हैं। तो पहले रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले अपन ये सारी चीजें नोट डाउन कर रहे हैं जो हमें पता है। n2 इज 4/3 एंड n1 इज 3/2। ग्लास का 1.5 दिया हुआ है तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, n2 अपॉन v, v अपन को फाइंड करना है, माइनस n1 3/2 अपॉन u, u मतलब माइनस 7.5 इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r, r क्या लेंगे -5। इसको सॉल्व कर लो, 4/3v प्लस 2 into 7.5 is 15, 3/15 is 1/5 equals to 4/3 minus 3/2, 8 minus 9 minus 1, नीचे 6 और 5 minus 30, तो 1/30 बच जाएगा। और इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, -6/30, 1 minus 6 -5, -5/30 कितना होगा, -1/6। हाँ सर। तो इसको सॉल्व करने पर v की वैल्यू देखो -8 आ रही, -8 सेंटीमीटर। तो ये पहले रिफ्रैक्शन का इमेज बनेगा, इमेज ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्शन, राइट। और इसी को मैं ऑब्जेक्ट ऑफ सेकंड रिफ्रैक्शन मान सकता हूँ। फर्स्ट रिफ्रैक्शन का जो इमेज होगा वही सेकंड रिफ्रैक्शन का ऑब्जेक्ट होगा। यस सर। यस तो सर। बट ये डिस्टेंस जो मुझे मिला -8, माइनस मतलब नीचे या ऊपर, नीचे नीचे नीचे। और नीचे की तरफ, माइनस मतलब नीचे की तरफ। और कहाँ से होगा ये डिस्टेंस, जहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, Interface. स्फीयरिकल इंटरफेस के नीचे। तो ये जो स्फीयरिकल इंटरफेस है इससे 8 सेंटीमीटर नीचे, मतलब ऑब्जेक्ट के जस्ट नीचे
यहाँ पे पहला इमेज फॉर्म हो रहा होगा I1, और ये वाला जो इमेज है वो किसके लिए ऑब्जेक्ट होगा अभी? सेकेंड रिफ्रैक्शन, जो कि कहाँ पे हो रहा है? प्लेन इंटरफेस। ये डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर और ये कितना? ये 10। तो अभी I1 जो है वो एक तरीके से ऑब्जेक्ट बन गया सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए। सेकेंड रिफ्रैक्शन एट वाटर एयर प्लेन इंटरफेस। तो इसके लिए तो अपन N2 by N1 वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना। देखो एक और चीज समझो, अपन ने ये जो फॉर्मूला लिखा था N2 by N1 इक्वल्स टू D डैश अपॉन D, ये स्फेरिकल रिफ्रैक्शन का ही स्पेशल केस था। स्फेरिकल रिफ्रैक्शन में अगर मैं R के बजाय इन्फिनिटी लिख दूं, इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब वो प्लेन बन गया होगा, ये सबको पता है। स्ट्रेट लाइन का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इनफाइनाइट होता है। यस सर। यस सर। तो इसी को सिंप्लीफाई करने पर N2 by N1 इक्वल्स टू V अपॉन U आ जाएगा। तो प्लेन इंटरफेस का ये जो अपन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बार बार, ये तुम अभी ऑब्जर्व कर पा रहे हो, स्फेरिकल रिफ्रैक्शन का ही स्पेशल केस है जहाँ पे R इनफाइनाइट बन गया। तो सेकेंड रिफ्रैक्शन में जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसको मैं D मान सकता हूँ 18। जो N2 है वो एयर होगा 1, N1 मतलब वाटर 4/3, क्योंकि एयर वाटर इंटरफेस है। और D डैश फाइंड करना है, तो D डैश अपॉन D इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। तो D डैश की वैल्यू 18 इंटू 3/4 13.5 आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर। ये D डैश होगा। सबको समझ में आया ये एग्जांपल? नेक्स्ट देखिए,